हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का लफ्ज़ लातीनी ज़बान से लिया गया है, यानी कि ये लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज़ से ड्राइव है। लातीनी ज़बान में 2 लफ्ज़ थे, एक था पोरस। पोरस का मतलब होता है पोर यानी कि सुराख, और दूसरा है फेरा। फेरा का मतलब होता है रखना। तो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं या जानवर हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं। तो इसीलिए इनके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया पोरीफेरा, यानी कि पोर रखने वाले या पोर बेरिंग एनिमल्स। ठीक है? तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसके मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुराख रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है? तो इसीलिए हम इनको पोरीफ्रेंस कहते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो है स्पंजेस। तो हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो फाइलम पोरीफेरा में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या हम खूबी देखने जा रहे हैं, वो है इनका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। तो बात ये है कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो मैरीन यानी कि समुद्रों में रहते हैं। इनकी चंद एक स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी में रहती हैं, दरिया, नदी, नाले इनमें रहती हैं। अगर हम इनमें एग्जाम्पल्स का जिक्र करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है लिकोसुलिनिया और दूसरा है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है और ये दोनों के दोनों जो स्पंजेस हैं ये समंदर में जो है वो पाई जाती हैं, यानी कि ये मेरीन स्पंजेस हैं। फाइलम पोरीफेरा का एक मेंबर बहुत ज़्यादा मशहूर है जो कि ताज़ा पानी में रहता है, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला जो है वो ताज़ा पानी में पाई जाने वाली एक स्पंज है। तो हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो बात ये है कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स हमेशा से मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि पोरीफ्रेंस के पास ना तो कोई टिश्यूज होते हैं, ना कोई ऑर्गन्स होते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई सिस्टम होता है। अगर हम इन एनिमल्स की बॉडी की सिमिट्री का मानी होता है तरतीब। तरतीब की बात करें तो आम तौर पर इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि बॉडी की कोई तरतीब नहीं होती है। ठीक है? बॉडी की कोई तरतीब ना होने का मतलब ये होता है कि बॉडी किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रही होती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पंज जो है वो ड्रॉ की है। तो ये जो स्पंज है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर रही है, टू सम एक्सटेंट ये सीधी भी हो रही है, फिर ये तिरछी भी ग्रो कर रही है। तो इस तरह की बॉडी जो बिना किसी तरतीब के ग्रो करती है वो असिमेट्रिकल बॉडी होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पंजेस जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं, उनकी बॉडी में कोई तरतीब नहीं होती है। लेकिन कुछ एक स्पंजेस ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब है कि बॉडी गोलाई के रूप में लगी हुई होती है, यानी कि बेसिकली बॉडी जो है वो एक समझ लें कि गोल सी दायरे के गिर जो है बॉडी जो है वो उगी हुई होती है। अगर इस तरह की बॉडी होगी तो हम कहेंगे कि ये रेडियल सिमेट्री की बॉडी है। करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स की बॉडी को। तो बात ये है कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे जो बैरूनी लेयर होती है जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये थिन फ्लैट सेल्स के ऊपर यानी कि बारीक-बारीक फ्लैट सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसको हम पिनेकोसाइट कहते हैं। तो ये वाली जो लेयर है ये है पिनेकोसाइट। इसके बाद इसके अंदर जो दरमियान वाली लेयर होती है वो है अ, इसको हम मीसोहाइल कहते हैं। ये मैंने आपको ग्रीन कलर से जो है वो बना के दी है। इस लेयर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो अमीबॉइड किस्म के सेल्स होते हैं। ये जो मिडल लेयर होती है, ये वाली जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, ये जेली लाइक होती है। इसका कहीं न कहीं ये काम भी होता है कि ये बाहर वाली लेयर को और जो अंदर वाली लेयर है इसको आपस में जोड़ के रखती है। अमीबॉइड सेल्स के बारे में याद रखिएगा, ये इस तरह के सेल्स होते हैं जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। इसके बाद जो इसकी थर्ड लेयर होती है, वो जो है वो अंदर वाली लेयर होती है जो मैं ये ब्लू कलर से बना रही हूँ। ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है काइनोसाइट।
ठीक है? इसके जो सेल्स होते हैं ये कॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो काइनोसाइट है इसके अंदर यहाँ पे ये जो ये जगह है ये मैंने खाली छोड़ी हुई है। यहाँ पे एक कैविटी भी होती है जहाँ पे फाइलम पोरीफेरा के मेंबर अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं और इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। अब हम बुक की डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये जो 3 लेयर्स हैं वो किस तरह की हैं। देखिए जो सबसे बैरूनी लेयर है ये कहलाती है पिनेकोसाइट, ठीक है? पिनेकोसाइट के बाद ये जो दरमियान वाला सारा पोर्शन है इस हिस्से को हम कहते हैं मेसोहाइल। मेसोहाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनकी कोई खास शक्ल नहीं होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं अमीबॉइड सेल्स, ठीक है? तो ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी कोई खास शेप नहीं होती है। मेसोहाइल का कहीं न कहीं काम ये होता है कि वो इस पिनेकोसाइट की लेयर को जो अंदर वाली लेयर है जिसको हम काइनोसाइट कह रहे हैं उससे जोड़ने का काम करती है। अब ये जो काइनोसाइट की लेयर है ये पूरी की पूरी जो है वो खास किस्म के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और इन सेल्स को हम कहते हैं कॉलर सेल्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो फाइलम पोरीफेरा है उसके मेंबर्स के अंदर बॉडी में 3 लेयर्स हैं, पिनेकोसाइट, मेसोहाइल एंड काइनोसाइट। और काइनोसाइट के सेल्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, और इनको हम कहते हैं कॉलर सेल्स। तो यहाँ पे मैंने काइनोसाइट का सेल बनाया है या कॉलर सेल बनाया है। इसको हम कॉलर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका अपर पार्ट होता है ना, जो ये वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह का होता है जैसे कोई कॉलर होता है। चूंकि इसका इस सेल का आगे वाला हिस्सा जो है वो कॉलर शेप का होता है तो इसीलिए हम इसको कॉलर सेल्स कहते हैं। अच्छा, कॉलर में से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फ्लैजिलम जो है वो बाहर निकला हुआ होता है। तो ये जो सेल्स हैं काइनोसाइट के वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप इस डायग्राम को गौर से देखें। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, पिनेकोसाइट, मेसोहाइल जो दरमियानी लेयर है और अंदर वाली लेयर है काइनोसाइट। और काइनोसाइट के जो कॉलर सेल्स हैं वो फ्लैजेला कंटेन करते हैं, जबकि मेसोहाइल में अमीबॉइड किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। अब तक ये समझा कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे बाहर वाली है पिनेकोसाइट, उससे अंदर वाली है मेसोहाइल और बिल्कुल अंदर वाली है काइनोसाइट। और काइनोसाइट के अंदर ये जो खाली जगह है इस खाली जगह को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। अच्छा, यहाँ पे ये जो सील होती है इसका मतलब होता है खाली जगह या कैविटी। तो स्पॉन्जोसील का मतलब है जो स्पंजेस हैं या फाइलम पोरीफेरा के मेंबर हैं उनकी कैविटी, ठीक है? तो याद रखिएगा कि आम तौर पर जो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में जहाँ कहीं भी कैविटी होती है या खाली जगह होती है वहाँ पर वो अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर इस स्पॉन्जोसील के अंदर अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि सबसे अंदर वाली लेयर या काइनोसाइट जो होती है उसके अंदर की खाली जगह को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो जो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स की बॉडी में सुराख होते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एक लेयर मैं बना लेती हूँ तो इस लेयर के अंदर आप देखें तो ये छोटे छोटे से सुराख हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है? ये जो सुराख होते हैं ऑस्टिया के, इसके जरिए एनिमल की बॉडी में जो पानी होता है, जो खुराक होता है, जो चीजें होती हैं वो एंटर होती हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ एक लेयर के ज़रिए ये सुराख जो है वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो छोटे-छोटे सुराख हैं ये तो ऑस्टिया हैं और एनिमल की बॉडी में एक बड़ा सुराख जो है वो होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है? उसकी जो भी ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर एक बड़ा सुराख भी होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो जो भी पानी बाहर जा रहा होता है या चीज़ें बाहर जा रही होती हैं वो ऑस्कुलम की मदद से बाहर जा रही होती हैं। तो हमने ये तो यहाँ मैंने एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश की है कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पंज बनाई है। ये स्पंज की जो हैं ये लेयर्स हैं, पिनेकोसाइट है, दरमियान वाली मेसोहाइल है और ये लास्ट वाली जो है वो काइनोसाइट है और इसके अंदर वाली जो खाली जगह है डेफिनेटली ये स्पॉन्जोसील है।
ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लेयर्स के बीच में ये छोटे-छोटे से सुराख दिखाए हैं। इन छोटे-छोटे सुराखों को हम कहते हैं ऑस्टिया, और अगर आप एक सिंगल सुराख की बात करेंगे तो वो है ऑस्टियम। तो ये जो छोटे-छोटे से सुराख होते हैं, इसके ज़रिए एनिमल की बॉडी में जो पानी होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, गैसेज़ भी हो सकती हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो एनिमल की बॉडी में एंटर होती हैं, उसकी स्पॉन्जोसील के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सुराख दिखाया है। इस बड़े सुराख को हम कह रहे हैं ऑस्कुलम। अब जो भी चीज़ें हैं, जो पानी है, जो वेस्ट है, जो गैसेज़ हैं या जो भी चीज़ है, वो ऑस्कुलम के रास्ते जो है वो बाहर निकलता है। तो ऑस्टिया के ज़रिए छोटे-छोटे सुराखों के ज़रिए चीज़ें एंटर होती हैं और ऑस्कुलम के ज़रिए चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स के सिस्टम्स के हवाले से। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि इनके पास किसी किस्म का कोई भी सिस्टम नहीं होता, यहाँ तक कि इनके पास कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। इसके अलावा इनकी बॉडी में जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इनका स्केलेटन। अच्छा, इनका स्केलेटन हड्डियों पे मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इंतहाई बारीक आप समझ लें या माइक्रोस्कोपिक समझ लें, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाली नीडल्स होती हैं या सुइयाँ होती हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। और ये इंतहाई बारीक-बारीक सी जो सुइयाँ होती हैं, वो इनकी बॉडी में डिफरेंट जगहों के ऊपर मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पर इनके जहाँ पर ये सुराख होते हैं ऑस्टिया के या ऑस्कुलम के, वहाँ पर भी मौजूद होती हैं, ताकि ये सुराख जो हैं वो खुले रहें। और ये जो माइक्रोस्कोपिक नीडल्स हैं या सुइयाँ हैं, जो इनकी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं, ये या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं या फिर ये सिलिका की बनी हुई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इनके यहाँ रिप्रोडक्शन का जो बेसिक तरीक़ाकार है, वो आम तौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरीक़ाकार क्या होता है, रीजनरेशन, यानी कि दोबारा से ग्रो कर जाना। तो अगर स्पंज का कोई भी हिस्सा टूट के अलहदा हो जाता है, तो वो जाके दोबारा ग्रो कर लेता है और पूरी की पूरी एक स्पंज जो है उस छोटे से टुकड़े से बन जाती है। दूसरा इनका तरीक़ाकार होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटी-सी आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है? और वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्पंज है, तो ये एक छोटी-सी आउटग्रोथ जो है, वो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? और जब ये आउटग्रोथ बड़ी हो जाएगी और ये कैपेबल हो जाएगी कि ये अलहदा जो है, वो ग्रो कर सके, तो ये यहाँ पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और कहीं पे भी जाके वो अटैच हो जाएगी और ग्रो करके पूरी की पूरी एक स्पंज जो है, वो बना देगी। अच्छा, दूसरा इनका तरीक़ाकार क्या होता है, वो ये होता है, एक तो है ना बडिंग। बडिंग में जो मैंने अभी आपको बड बताई, वो इनकी बॉडी के बाहर बताई। लेकिन अगर इसी तरह की बड, इसी तरह का एक कैप्सूल, ठीक है? यानी कि एक सख्त सी दीवार जिसके अंदर ज़िंदा सेल्स या अमीबॉइड सेल्स हों, इस तरह की कोई बड जो है वो बॉडी के अंदर बन जाए, तो उसको हम गैम्यूल कहते हैं। तो आप समझ लें कि गैम्यूल से मुराद इंटरनल बड है या गैम्यूल से मुराद एक सख्त-सा रेज़िस्टेंट किस्म का कैप्सूल है, जिसके अंदर इनके सेल्स मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो गैम्यूल की बड होती है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पंज की बॉडी है, तो यहाँ पे बन जाती है, उसके अंदर बन जाती है। इसको दोबारा से अंदर बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी है, तो ये इसके अंदर जो है वो बन गई है। अब ये इसके अंदर रहेगी, ठीक है? अब होगा क्या कि जब तक ये स्पंज ज़िंदा है, ये इसके अंदर रहेगी और जब स्पंज जो है वो किसी वजह से भी मर जाएगी, तो फिर ये जो गैम्यूल है, जो इसकी बॉडी के अंदर है, ये इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और ये कहीं पर भी जाकर अटैच हो जाएगी और खुद को रीजनरेट करके पूरी की पूरी एक स्पंज जो है, वो बना देगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन का तरीका है या बडिंग का। बडिंग बॉडी के बाहर भी हो सकती है और वो बड बॉडी के अंदर भी बन सकती है, जिसको हम गैम्यूल कहते हैं। अगर आप गैम्यूल को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि रेज़िस्टेंट कैप्सूल जो बॉडी के अंदर बनता है। तो हम पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा।
फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को हम स्पंजिस कहते हैं। स्पंजिस को हम कमर्शियली भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसा कि ब्लड को, फ्लूइड को, नॉइज़ को। तो इनको हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये ब्लड और फ्लूइड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। अब किसी भी पर्पस के लिए जब हम इनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो सबसे पहले इनको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इनको ड्राई किया जाता है, फिर इनको इस तरह से मूव कराया जाता है, या आप समझ लें कि बीट किया जाता है कि इनमें से तमाम के तमाम सेल्स निकल जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जाता है, और फिर वॉश करने के बाद जो इनका स्ट्रक्चर बचता है उसको फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।